Hello dear students. So today we will discuss about Kirchhoff's law. Kirchhoff's law दो टाइप के हैं. First is Kirchhoff's current law and second is Kirchhoff's voltage law. This is Kirchhoff current law और ये है Kirchhoff's voltage law. ठीक है, अब हम एक एक करके दोनों देखते हैं. Kirchhoff's फर्स्ट हम देखेंगे KCL Kirchhoff's current law. ठीक है, स्टेटमेंट क्या है Kirchhoff's current law का? काफ़ी सिंपल है. ये स्टेटमेंट है इसका कि करंट एंटरिंग द जंक्शन एंड करंट लीविंग द जंक्शन, ये दोनों चीज़ें हमेशा इक्वल होंगी. मीन्स अगर हम लिखें इसके स्टेटमेंट के बारे में, करंट एंटरिंग जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट लीविंग द जंक्शन. ऑलराइट, तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट. करंट लीविंग जंक्शन, ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए. इसे हम अगर स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो वी कैन राइट summation of current at junction is equals to 0. मीन्स जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है और जितना करंट जंक्शन से जा रहा है उनका दोनों का सम अप करके हमें क्या मिलना चाहिए? आंसर 0 मिलना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर होती है कि जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना वो करंट वहाँ से लीव भी होना चाहिए. तो दिस इज इन अकॉर्डेंस टू एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. तो ये जो KCL है ये किसके अकॉर्डेंस में है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. क्यों कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस? बिकॉज करंट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो करंट की डेफिनेशन इटसेल्फ इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो करंट खुद किसकी वजह से आता है? फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से. तो यहाँ पे अगर करंट जितना आ रहा है और उतना ही करंट अगर लीव हो रहा है जंक्शन पे तो हम इसे कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. और ये वैसे भी वैलिड होगा क्योंकि अगर कोई करंट जितना आए और उतना ना जाए तो कुछ करंट मीन्स वेस्ट हो गया, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ है नहीं. तो ये वॉयलेशन होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का अगर कोई करंट जितना आता है अगर वो इक्वल ना हो जितना जाता है उसके बाद उसको. ठीक है, तो यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो स्टूडेंट माइट गेट कंफ्यूज कि ये जो जंक्शन है ये जंक्शन होता क्या है. तो जंक्शन का जस्ट आप एक नोट करके रखें, जहाँ पे भी व्हेन 3 or more wires meet, when 3 or more wire meet at a point, तो हम इसे क्या कहते हैं? when 3 or more wire meets at a point, this point is known as junction. ऑलराइट, तो ये हम इसे क्या कहेंगे? हम एक जंक्शन कहेंगे. ठीक है, वैसे भी हम अगर कॉमन सेंस की बात करें तो जंक्शन वो होता है जहाँ पे दो रास्ते आपस में आके मिलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैटरी है. ठीक है, और यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगेन एक बैटरी है, और लेट्स से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ अगेन एक बैटरी है, और ये जाके इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो रही है. और अगर हम इसे नाम दे दें ABCDEF. ठीक है, तो यहाँ पे जो जंक्शन होगा आप लोग क्लियरली देख सकते हैं. यहाँ पे अगर मैं पॉइंट A की बात करें तो ये जंक्शन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है.
जंक्शन का लेमन टर्म्स में अगर हम बात करें तो वो पॉइंट या वो पोजीशन जहाँ पे दो रास्ते मिनिमम मिलते हों आके, दो अलग अलग रास्ते मिलते हों आके, ठीक है ना। जैसे हम स्टेशन के नाम भी बोलते हैं जंक्शन। तो ये जंक्शन जो वर्ड लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पे दो अलग डायरेक्शन से ट्रेन्स आके मिलती होंगी, ठीक है, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म जंक्शन कहलाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम देखें पॉइंट ए जंक्शन हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन डिफाइन करूँ तो लेट से ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो सकता है या करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो सकता है, मीन्स एक ही डायरेक्शन से आ रहा है करंट, ये दूसरा रास्ते से करंट ए पे आ ही नहीं सकता अगर इसमें, ठीक है। तो ए पॉइंट इज नॉट अ जंक्शन। बी की बात करें, बी पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक करंट यहाँ जा रहा है, ठीक है ना, एक ये डायरेक्शन में जा रहा है करंट, और यहाँ से अगर मैं करंट की डायरेक्शन इस तरफ डिफाइन करूँ तो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे डिफाइन करूँ तो यहाँ जा रहा है, मीन्स यहाँ पे एक रास्ता तो ये हो सकता है कि यहाँ से करंट आए और यहाँ चला जाए, या यहाँ से आए और यहाँ चला जाए, और दूसरा रास्ता हो सकता है यहाँ से करंट आए और यहाँ चला जाए, यहाँ से, मीन्स मिनिमम दो रास्ते तो यहाँ पे मिल रहे हैं बी पॉइंट पे, तो बी कैन बी कॉल्ड एज जंक्शन। और यहाँ पे अगर ध्यान से हम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो व्हेन 3 और मोर वायर्स, बी पे 3 वायर मिल रहे हैं, एक तो ये वायर, नेक्स्ट ये वाला वायर एंड ये वाला वायर। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक ये वायर मिल रहा है यहाँ पे, एक ये वायर एंड एक ये वायर, तो ये तीन अलग अलग वायर है, 1 2 एंड 3, तो बी पॉइंट इज अ जंक्शन। सिमिलरली पॉइंट ई जो है ये भी एक जंक्शन होगा, यहाँ पे भी एक ये वायर एंड एक ये वायर, तीन वायर यहाँ भी मिल रहे हैं, तो ई पॉइंट इज ऑल्सो अ जंक्शन। सो आई कैन राइट बी एंड ई आर जंक्शंस। ऑलराइट, ठीक है, ये चीज़ अपने को होप क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया KCL के बारे में। KCL के बारे में एक छोटी सी बात और हम याद रखेंगे कि करंट, एंटरिंग करंट को हम पॉजिटिव सपोज कर लेंगे, दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, आप इसका वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, और जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसे ऐसा एज्यूम करके चलेंगे, लिविंग करंट को नेगेटिव मान लेंगे, ठीक है। तो ये इसका जस्ट हो गया KCL के बारे में, ठीक। KCL को हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, KCL इज ऑल्सो टर्म्ड एज जंक्शन लॉ, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे, इसका एक छोटा सा चाहिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज करो कि यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे हम ले लेते हैं करंट यहाँ से आया, यहाँ से और यहाँ चला गया करंट, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 7 एम्पियर का, यहाँ से जो करंट बाहर जा रहा है वो जा रहा है 2 एम्पियर, यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ से कुछ करंट आया सपोज करो 13 एम्पियर। राइट, तो ये कंडीशन हमें गिवन है, ये क्वेश्चन है, ठीक, और इसमें हमें वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो सिंपल है, अगर मैं इसे नाम दे दूँ ABCD, आई कैन अप्लाई KCL एट जंक्शन ए, क्यों, क्योंकि ए जंक्शन है, तो यहाँ पे एक को मैं जंक्शन बोल देता हूँ। ऑलराइट, तो अप्लाइंग KCL एट ए, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो करंट एंटरिंग, यानी कि करंट एंटर कितना हो रहा है 7, ठीक है। और लेट्स से मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे जो सेक्शन अपना AB है, AB में कोई करंट अभी ही जा रहा होगा, मैंने सपोज किया है, और वो होगा x एम्पियर, मुझे पता नहीं कितना, आई कैन कैलकुलेट बट, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट एंटरिंग है वो 7 है, और करंट जो लिविंग है वो x और 13 है।
तो जो लीविंग होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें नेगेटिव लेना होगा, यानी कि -x-13 इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -6। x की वैल्यू कम्स आउट टू बी -6। सो ये जो माइनस आया है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि मैंने जो डायरेक्शन सपोज किया था वो रॉन्ग होगा, मीन्स मेरा अजम्पशन गलत था। करंट जो है वो एंटर हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू ऑल्दो -6 ली जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा करंट का वो इस तरफ होगा, ठीक है। क्या बात क्लियर होगी? तो x इज एक्चुअली में एंटरिंग द जंक्शन, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जंक्शन बी की बात करते हैं। अप्लाइंग KCL एट बी, अप्लाइंग KCL एट जंक्शन बी। बी पे अगर देखेंगे ध्यान से तो करंट एंटरिंग कितना है, करंट एंटर होता हो तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक करंट तो लीविंग है वो है -2, दूसरा जो करंट है वो अभी हमने कैलकुलेट किया है माइनस, ठीक है ना, -6 के। यहाँ पे जो ये अजम्पशन था हमारा ये तो रॉन्ग था, करंट जो है वो इस तरफ जा रहा होगा, तो -6। और लेट से हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लेते हैं इसको y, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमने एज्यूम किया वो y को भी हमने लेट से सपोज किया है, वो भी लीव हो रहा है, हमें पता नहीं है, हम कुछ भी एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आंसर जो भी अगर नेगेटिव आता है तो हमारा एजम्पशन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, -2 -6 और -y, ठीक। तो y की वैल्यू कम्स आउट टू बी -8, y की वैल्यू कम्स आउट टू बी -8। दैट इज ये अजम्पशन अगेन हमारा गलत हुआ, मीन्स y का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ना कि ये वाला, ठीक है। तो 8 यहाँ से आएगा, 6 और 6 में डिवाइड हो जाएगा, ये भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है अब चलते हैं अप्लाइंग KCL एट सी पे अप्लाई करते हैं। सी पे अगर ध्यान से देखेंगे तो 13 करंट आ रहा है और जा कितना आ रहा है, -8 जा रहा है, एंड -i भी जा रहा है इक्वल्स टू 0। तो i कम्स आउट टू बी 5 एम्पियर। ऑलराइट, तो i की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली 5 एम्पियर। अगर हम इसे ऐसे ही नॉर्मल कैलकुलेट करें तो यहाँ से 13 आया, 8 यहाँ चला गया, 5 यहाँ चला गया, ठीक है। तो i कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, यानी कि i जो होगा 5 एम्पियर होगा, ठीक। तो दिस इज द वे वी अप्लाई KCL। इसमें हमें डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं करनी, हमें जस्ट ये सपोज कर लेना कि एंटरिंग करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, लीविंग को नेगेटिव लेंगे, और यहाँ पे हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने डायरेक्शन एज्यूम किया। अगर आंसर हमारा नेगेटिव आता है तो हम उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब हम चेक करते हैं कि KVL क्या होता है। हम इसे चाहिए तो हम इसे रब कर देते हैं। Now let's proceed with KVL. KVL में थोड़ा सा ज़्यादा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। KVL ऑल्दो वो भी आसान है काफ़ी, लेकिन उसमें KCL जितना आसान नहीं है वो, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, क्या बोलता है ये हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ? किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट है द algebraic sum of potential differences, the algebraic sum of potential differences in the circuit, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इंक्लूडिंग पोटेंशियल ड्रॉप, इंक्लूडिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज 0। ठीक है, तो क्या बोला इसने? द algebraic sum of potential difference in the circuit including potential difference of a battery is 0। यानी कि हम लिख सकते हैं कि summation of V is equals to 0, where V is the potential difference of a battery and the potential difference of across the circuit element। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी होता है उसे हम ईएमएफ कहते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है उसे हम, या फिर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज सपोज टू बी कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई प्लस summation of I into R is equals to 0। यहाँ पे ये potential difference across the battery and this is the potential difference across the resistance, और दोनों का सम अप करके हमें क्या मिलना चाहिए? 0। ऑलराइट, सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमें स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब बिफोर अप्लाइंग केवीएल हमें कन्वेंशन इसके याद रखने हैं। कन्वेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कन्वेंशन ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये हमें याद रखने हैं। कन्वेंशन में क्या है? फर्स्ट जो है कन्वेंशन हमारा वो है, जब कभी भी हम सर्किट ट्रेस करेंगे और अगर सर्किट ट्रेस होगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम उसे जो भी वोल्टेज अक्रॉस जो टर्मिनल्स होंगे रेजिस्टेंस के, वो हम उसकी साइन अकॉर्डिंगली लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, उसको फिर समझेंगे। इफ ट्रेसिंग इज along the direction of current, then potential difference is taken as negative। ठीक है, अगर उसके साथ होगी तो हम उसे नेगेटिव कंसिडर करेंगे, और हम वाइस वर्सा मीन्स अगर उसके अपोजिट होगी तो हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट असम्पशन अपना। सेकेंड हम देखते हैं, while tracing if the EMF or battery source comes, we will take polarity, which comes
आफ्टरवर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक बैटरी है सपोज करो, और मेरा जो ट्रेसिंग का डायरेक्शन है वो ये है कि मेरा ट्रेसिंग का डायरेक्शन मीन्स मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी मिली भी नो दैट ये पोलैरिटी पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। तो जो मुझे बाद में मिलेगी, जैसे मैं यहाँ से गया तो फर्स्ट मुझे पॉजिटिव मिला देन मुझे नेगेटिव मिला, तो आई विल कंसिडर दिस सोर्स टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये मेरा अजम्पशन होगा। ऑलराइट, ये बात समझ में आ रही है अपने को? ओके, ठीक है। एंड one more thing, Kirchhoff's voltage law from Kirchhoff's this law is always applied on a closed path। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम शुरू में इसको मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसे मेंशन करते हैं applied across closed path। ठीक है, तो इसे कभी कभी हम मैश लूप, किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ मैश लॉ भी बोला जाता है इसे कभी कभी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। इसको हम चाहिए तो एक प्रॉब्लम से समझ सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। उसमें एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, जनरल केस लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम एक ईएमएफ सोर्स कंसिडर करते हैं, यहाँ पे भी हम एक ईएमएफ सोर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ठीक, इसको हम बोल देते हैं E2 EMF एंड ये है E1, इसको नाम दे देते हैं R1, इसको नाम दे देते हैं R2, R3, R4 एंड R5 so on। ठीक है, एंड इफ वी विश टू फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच, यानी कि हर एक ब्रांच में मुझे करंट फाइंड करना है, तो आई विल गो फॉर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ये सपोज करो एक क्वेश्चन है एंड इफ वी विश टू फाइंड करंट in each branch। ठीक है, करंट इन each branch, तो आई विल अप्लाई किरचॉफ्स बोथ द लॉ, मैं दोनों लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक चीज़ समझनी होगी यहाँ पे कि सबसे पहले हमें जस्ट ये चेक करना होगा कि इसमें जो जंक्शन है, जंक्शंस पे कितने वायर मीट कर रहे हैं। जितने वायर्स होंगे मीन्स जितनी ब्रांच होंगी उतने ही करंट वहाँ पे फ्लो हो रहे होंगे। 10 ब्रांच है तो 10 करंट फ्लो हो रहा होगा, 5 ब्रांचेज है तो 5 फ्लो हो रहे होंगे। ठीक है ना, तो लेट्स से हम पहले इसको एक नंबरिंग दे देते हैं, उसका डायग्राम यहाँ थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं। ओके, अब पहले यहाँ पे रीड्रॉ करते हैं इस डायग्राम को अच्छे से, बड़े बड़े उसमें ड्रॉ कर लेंगे इसे हम। ये बैटरी सोर्स हो गई, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस था। प्लीज डोंट माइंड द डायग्राम, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी, नाम अपने हिसाब से दे देना कुछ भी। हम सिर्फ अप्लाई करना सीख रहे हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ और करंट लॉ किस तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो जंक्शन दिख रहे हैं, ध्यान से जंक्शन का डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ, एक जंक्शन ये और एक जंक्शन तो आपका ये है और एक जंक्शन आपका ये है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक ये वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, मीन्स 3 वायर है। सो वी हैव 3 वायर्स, तो यहाँ पे 3 करंट आ रहे होंगे, लेट्स से I1, I2 एंड I3। तो हम इसको रैंडमली अब डिफाइन कर देंगे करंट के डायरेक्शन। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा होगा इसमें, और यहाँ पे जो करंट है वो I2 फ्लो हो रहा होगा,
और लेट्स से यहाँ पे जो करंट आ रहा होगा वो I3 आ रहा होगा। अब जो भी हमें आंसर मिलेगा, नेगेटिव मिला तो उसका डायरेक्शन, जैसे लेट्स से सपोज करो I3 मुझे नेगेटिव मिला, तो इसका ये डायरेक्शन नहीं होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक हमने करंट डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद बारी आती है KCL एंड KVL अप्लाई करने की। ये जो सर्किट्स है अभी तक हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करके भी हो जाती थी चीज़ें, लेकिन बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में सीरीज एंड पैरेलल डायरेक्ट हमें समझ में नहीं आता, तो दैट्स द रीज़न वी गो फॉर अप्लाइंग KCL एंड KVL। ऑलराइट, तो अभी हम बात करते हैं कि KCL। तो KCL हमें पता है कि इट्स अ जंक्शन लॉ, तो हमें इसे जंक्शन पे अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पे 3 अननोन्स है I1 I2 एंड I3, सो वी नीड 3 इक्वेशंस टू सॉल्व। ठीक है, तो जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशंस हमें बनानी होगी, तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, तो पहला इक्वेशंस तो मैं जंक्शन लॉ के थ्रू यूज़ करके बना सकता हूँ। एट जंक्शन बी, और आप लोग ई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो बी पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो I1 करंट आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव लेना है एज पर द कन्वेंशन। I3 भी आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव लेना है, और इसको नेगेटिव लेना है, मीन्स I2। करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट लीविंग द जंक्शन। यहाँ पे इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, रखो इसकी जगह पे। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ओके, ये हो गया इक्वेशन, एक इक्वेशन मिल चुका है, 2 इक्वेशन और लगाने हैं। तो थोड़ा सा ये डायग्राम की ज़रूरत हमें अगेन पड़ेगी, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। ये अब हम KCL और कहीं अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि और कहीं जंक्शंस दिख नहीं रहे, तो अब हमें KVL अप्लाई करना पड़ेगा। तो KVL अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लूप की ट्रेसिंग होनी ज़रूरी है। लेट से मैं ये एक लूप लेता हूँ, लूप मतलब एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ लेट से लूप A B E F A। ध्यान से देखो, तो मैंने ए से स्टार्ट किया, यहाँ गया क्लॉकवाइज सेंस में, अगेन मैं ए पे वापस आया, मीन्स मैंने लूप को क्लोज किया है। तो यहाँ पे मैं इस लूप के अंदर में KVL अप्लाई कर सकता हूँ। तो KVL मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, अपना ए से, और मैं ए से अब किस तरफ जा रहा हूँ, बी की तरफ जा रहा हूँ, फिर इधर जाऊँगा, इधर इधर। तो लेट से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, फर्स्ट ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूँ, देन बी से ई की तरफ जाऊँगा, देन ई से एफ की तरफ, देन एफ से ए की तरफ। तो जब मैं ए से बी की तरफ जाता हूँ, सपोज एक रेजिस्टेंस के नाम यहाँ पे हमने दिए नहीं थे, तो यहाँ नाम दे देते हैं। ये अपना रेजिस्टेंस था R1, ये था R2, R3, R4 एंड ये R5, ये था E2, ये था E1। ऑलराइट, सारे नाम दे दिए हमने। अब स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ए से बी की तरफ हम जब जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन भी इसी तरफ है और हमारी ट्रेसिंग का डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो दोनों के डायरेक्शन जब सेम होंगे तो हमें इसे नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होगा, I1 R1, तो ये हम लेंगे -I1 R1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं बी तक आ गया, बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक एलिमेंट मिला R1, जिसमें करंट की डायरेक्शन और मेरी ट्रेसिंग की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए प्रोडक्ट दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में है। अगेन बी से ई की तरफ जाऊँगा तो अगेन मेरा डायरेक्शन बी से ई की तरफ है, करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मीन्स अगेन नेगेटिव आएगा। एज पर द कन्वेंशन करंट I2 जा रहा है और ये R5 है। ठीक है, अब मैं ई से एफ की तरफ जा रहा हूँ, ई से एफ की तरफ जाने में करंट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये I2 इज नथिंग बट I1 प्लस I3। तो यहाँ पे अगेन जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो I1 इस तरफ चला जाएगा एंड I3 इस तरफ चला जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे ई से एफ की तरफ मैं जब जा रहा हूँ तो करंट का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन अगेन सेम है, तो ये अगेन माइनस आएगा, -I1 R3। एंड देन फाइनली मैं जब एफ तक आ चुका हूँ, अब एफ से मैं ए की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे बैटरी मिली। अब बैटरी में फर्स्ट नेगेटिव पोलैरिटी मिल रही है एंड देन पॉजिटिव, तो बाद वाली लेते हैं एज पर द कन्वेंशन।
यानी कि इसमें पोटेंशियल गेन हुआ होगा, कितना गेन हुआ होगा, प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो होप ये समझ में आया। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, अब मुझे चाहिए एक और एक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे R1 R2 R3 की वैल्यू एंड R4 की वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन होंगी। राइट, तो यहाँ पे एक जस्ट हम एक जनरल केस ले रहे हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ I1 I2 I3 वो सारी चीज़ें ढूंढनी है। क्वेश्चन में R1 E1 ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी हमें। ठीक, हम जस्ट सिर्फ अप्लाई करना सीख रहे हैं कि KVL और KCL को किस तरीके से अप्लाई करना है। राइट, तो यहाँ पे एक इक्वेशन अगेन मिल गया, हम जस्ट इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। लेट से हम अब इस लूप को हम लेट से उल्टे तरीके से ट्रेस करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लूप को किस तरीके से भी ट्रेस करो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट से इस लूप का हम नाम दे देते हैं, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस किया है ऐसा करके, तो मैं B से E की तरफ जाऊँगा, पहले BETCP क्लोज करना ज़रूरी है लूप को, वरना सॉल्व अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे हम उस चीज़ के अंदर। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मुझे ठीक है चलेगा इतने में। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो बी से हम ई की तरफ आ रहे हैं, करंट का डायरेक्शन और मेरी ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, तो अगेन -I2 R5 डाला जाएगा। एंड नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम E टू D, और E टू D में अगेन डायरेक्शन सेम है, तो -I3 R4। देन मुझे मिला D से C की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो बैटरी सोर्स मिला। अब मुझे पता है कि ये नेगेटिव होता है और ये पोलैरिटी पॉजिटिव, बाद में जिसमें गेन हो रहा है पोटेंशियल का, E2 को ऐड किया जाएगा। देन अगेन ध्यान से देखेंगे तो जो चीज़ है वो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं E2 तक। अब यहाँ पे C पॉइंट के C से B की तरफ जा रहा हूँ, तो करंट का डायरेक्शन और उसका डायरेक्शन ट्रेसिंग का अगेन सेम हो गया, तो -I3 R2 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब ये 3 इक्वेशंस है मेरे पास। अगर मुझे E1 E2 और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यूज पता चल जाए तो आई कैन फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांचेस। होप आपको KVL एंड KCL अप्लाई करना समझ आ गया होगा कि किस तरीके से वी अप्लाई KVL एंड KCL। ठीक है, इसी तरीके से हम थोड़े डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। ओके, सो स्टूडेंट आई विल एडवाइस कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। एक दो बार प्रैक्टिस करने में जस्ट आपको कन्वेंशंस याद रखना है, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो जस्ट एक बार और वीडियो को रिपीट करके देखें। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लूप्स लगाने में आ सकती है, लेकिन ये तो काफ़ी इजी है। ठीक है जंक्शन, तो आप लूप को एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।